हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 8 सीपीसी और हमारी लॉग 8 की सीरीज़ चल रही है। जो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ऑर्डर 7 को डिस्कस किया था और ऑर्डर 7 के अंदर हमने ये बात की थी कि देखें, जब आप प्लेंट दायर करते हैं, यानी जब आप आपको किसी से कोई इशू होता है। मिसाल लें कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, आप अदालत में जाते हो, आप एक डॉक्यूमेंट जमा कराते हो, उसको हम बोलते हैं प्लेंट। आप दावा दायर करते हो, आप एक किस्म की शिकायत लगाते हो। अब आगे चल के क्या होता है, जिस शख्स के खिलाफ आपने ये कहा होता है कि जी फलां शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, अब वो शख्स भी अदालत में आके एक डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, यानी वो अपना जवाब जमा कराएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। और हमारा जो ऑर्डर नंबर 8 है वो रिटन स्टेटमेंट को ही डील करता है। अब इसका रूल नंबर 1 ये है कि जनाब, जब आपके खिलाफ कोई प्लेंट दायर हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने भी अपना जवाब जमा कराना होता है। और उसमें आपने रीज़न्स वगैरह बताने होते हैं कि जनाब, ये जो फलां शख्स मेरे खिलाफ ये कह रहा है कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, ये वो वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा ये है कि आपने उसके साथ मुतलका डॉक्यूमेंट भी यानी कि लगाने होते हैं। और वैसे अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगाने हैं तो वो आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा, इसके लिए आपको अदालत की ज़रूरत पड़ेगी। अदालत आपको कहेगी तो तभी आप ये सारे डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाएँगे। और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट जो आगे चल के ट्रायल के अंदर इस्तेमाल होंगे, वो शामिल नहीं होंगे, वो बाद में यानी पेश कर किए जा सकते हैं। तो रिटन डिफेंस या रिटन स्टेटमेंट का जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि जनाब, सबसे पहले आपने अपना जवाब जमा कराना है, उसके साथ वो मुतलका डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो आपके दावा को या आपकी जो क्लेम है, आपका जो रिटन स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो आपने अदालत से इजाज़त लेनी है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो आपने आगे चल के ट्रायल के अंदर इस्तेमाल करने हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इस्तेमाल करने हैं, टेस्टिमनी के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो यानी कि इस वक्त आप जमा नहीं करा सकते। तो रूल नंबर 1 सिंपल ये है कि भाई, आपके खिलाफ कोई बंदा अदालत गया, उसने कहा कि आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। अब आप रिटन में बताएं कि जी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये रूल नंबर 1 ये कहता है। उसके बाद है रूल नंबर 2, उसमें ये कहता है कि आपने अपना जो डिफेंडेंट है ना, उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट में ये लिखना है कि यार, ये जो मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है। ये जो फलां शख्स ने जो प्लेंट दायर की है उसकी कोई तुक नहीं बनती, उसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात तो है ही नहीं। यानी आपने सिंपल उसमें बताना है कि जनाब, ये जो है ना फ्रॉड है, ये अगला बंदा झूठा केस लेके आया है। दूसरा ये कि इसने जो पैसों का ज़िक्र किया है वो झूठा है, इसमें टाइम लिमिट कुछ भी जो है आप ऐसी चीज़ समझते हैं। आप मतलब सिंपल ये कहें कि यार, अगले अगले शख्स ने कहा जी इस बंदे ने ना मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, अदालत को कहता है कि इसको कहें कि ये मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दे। आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये बात करनी है कि जनाब, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ही उस पे रहता हूँ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? तो आपने अपना डिफेंस करना है, अपने अपना दिफा करना है। उसके बाद रूल नंबर 3 है, उसमें यह है कि जनाब, सिर्फ खाली डिनाई नहीं करना होता, बल्कि आपने उसको स्पेसिफिकली ही बताना होता है। मिसाल है, वो शख्स आपके ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाता है कि जी एक तो ये इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और उसमें प्रॉपर्टी में तब्दीलियाँ की हैं। तो आपने हर एक इल्ज़ाम के सामने स्पेसिफिकली आपने उसको बताना है। यानी जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपने आंसर करना है, ठीक है? और उन एलिगेशंस का जवाब देना है या उनको डिनाई करना है। और दूसरा ये कि सिर्फ खाली-पीली नहीं करना कि जी ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये नहीं लिखना, उसमें पूरी डिटेल लिखनी है आपने। आपने क्लियर और डायरेक्ट आंसर देना है। यानी सिर्फ ये नहीं कहना कि जी हाँ, मैंने इससे पैसे नहीं लिए या मैंने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं किया। आपने कहना है जी भाई, मैं इस प्रॉपर्टी में इसके साथ वाली प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब की है, उसके साथ वाली मेरे भाई की है, ये भी मेरे नाम पे है, ये मुझे वालिद साहब ने पता नहीं कितने साल पहले दी है, ये बंदा झूठ बोल रहा है। मतलब पूरी डिटेल देनी है। उसके बाद है रूल नंबर 5, यार यही कहता है कि अगर एक बंदे ने आप पे इल्ज़ामात लगा रहा है 10, उसमें एक आधा जो इल्ज़ाम है उसके ऊपर आप कोई जवाब नहीं जमा कराते, खामोशी इख्तियार करते हो। यानी वो ये बंदा कहता है कि यार सर, ये बंदा अगला जो है ना मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा भी करता है और ये साथ में खुद नशा भी करता है, नशई है, चरसी है, मवाली है। अब उस बात को ना यानी कि उसके ऊपर कोई बात नहीं कहते अपने रिटन स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब है कि उस फैक्ट को एडमिट किया जाएगा, उसको सच समझा जाएगा। ठीक है ना? अगर आप उसको डिनाई नहीं करोगे तो अदालत ये अज़्यूम करेगी कि ये डिफेंडेंट की मतलब कि ये बात जो बंदे ने की है, प्लेंटिफ ने, ये बिल्कुल सही की है। ठीक है? और आगे चल के अदालत जनाब जो है ना इस चीज़ को सही सब समझेगी। तो यानी ये चीज़ आपके खिलाफ जाएगी। तो आपने ये रूल नंबर 5 में इस चीज़ का ज़िक्र है।
उसके बाद है रूल नंबर 6, क्लेम फॉर सेट ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें जी, एक शख्स ने आपके खिलाफ जो है ना शिकायत लगाई अदालत को कि सर ये बंदा मुझे ना 5,000 नहीं देता, 5,000 इसने मेरे से उधार लिए थे। तो जब आप अपना रिटन स्टेटमेंट जमा कराते हो, आप कहते हो कि सर ये 5,000 की बात कर रहा है, बल्कि इसने मेरे 2,000 देने हैं। अब अदालत को कहेगा यार ये क्या मतलब, जो बंदा कह रहा है कि अगला बंदा मुझे 5,000 नहीं दे रहा, इसने 5,000 मेरे से उधार लिए थे, वापस नहीं कर रहा, और डिफेंडेंट जब ये कहे कि सर इसने भी मेरे 2,000 वापस करने, इसने भी मेरे से 2,000 उधार लिए थे, तो वहां पे अदालत क्या करेगी कि अदालत इस मामले को डिसाइड करे, पहले इसी चीज को डिसाइड करेगी कि भाई किसने किसके पहले पैसे देने। ये जो चीज होती है हम इसको बोलते हैं सेट ऑफ। यानी अगले बंदे ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भाई सर ये मुझे ना बंदा ना 5,000 पैसे नहीं वापस करता। आपने उल्टा कह दिया भाईजान सर इसने भी मुझे 2,000 देने थे, वो तो दिए नहीं है। तो उसको ये जो आपका जो काउंटर क्लेम है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेट ऑफ। तो आप ये क्लेम भी कर सकते हैं सेट ऑफ। उसमें फिर अदालत क्या होगी कि इस चीज़ों को डिसाइड करेगी कि बाकी अगले बंदे को आप यानी अगले बंदे ने आपको 2,000 देने हैं वापस। तो पहले वो चीज़ डिसाइड करेगी, उसके बाद आगे मामला चलेगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्लेम फॉर सेट ऑफ, और ये रूल नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है रूल नंबर 7। इसमें यह है, अगर एक शख्स ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि जी आपने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, तो आप के पास अगर बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं तो सब रीजंस सेपरेट सेपरेट बताएं कि पहली बात तो ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब की है, दूसरी ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे इलाके में रहते हैं, और ये है वो है, सारी डिटेल्स आपने जितने भी ग्राउंड्स हैं आपने सारे के सारे जनाब डिटेल वाइज बताने हैं और सेपरेट सेपरेट बताने हैं। उसके बाद रूल नंबर 8 कि यार इसमें यह है, एक डिफेंस आता है, बंदा लॉ सूट स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि यार कुछ और चीज़ मैंने मिस की, तो वो बाद में भी रेस कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर उसको कोई नया एविडेंस मिल चुका है, कोई नई चीज़ हो चुकी है, तो वो बाद में भी वो अपना ऐड कर सकता है, वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में उसमें लिख सकता है कि यार ये चीज़ भी है सर, ये मुझे अभी पता चला, ये मेरे पास अभी चीज़ आई है, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने एक दफ़ा रिटन स्टेटमेंट जमा कराई, उसके बाद ये है कि आप मज़ीद अगर आप कोई चीज़ उसके साथ लगाना चाहते हो तो आपको अदालत की इजाज़त चाहिए। अदालत कैसे, यानी कि आप कहेंगे कि सर जी मुझे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मैं पहले नहीं लगा सकता, तो आप मुझे बराए मेहरबानी इजाज़त दें, तो वो अदालत आपको देगी, ठीक है। अब इफ़ द डिफेंडेंट वांट्स टू ऐड मोर डिटेल्स टू हिज डिफेंस आफ्टर सबमिटिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट ही नीड्स द कोर्ट्स परमिशन। अदालत आपको परमिशन देगी, तो उसके बाद मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स या वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये रूल नंबर 9 में लिखा हुआ है। उसके बाद है रूल नंबर 10। यार देखो, अगर आप रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा कराते, यानी वो जो 30 दिन का टाइम है, आप अदालत में जवाब जमा नहीं कराते, आपके खिलाफ एक बंदे ने शिकायत लगाई है कि आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, आप नहीं बताते, तो फिर आगे चल के अदालत क्या करेगी कि दूसरे शख्स के फेवर में फैसला देगी या कुछ और एक्शन लेगी जो उसको बेहतर लगेगा, ठीक है जी। तो ये रूल नंबर 10 इस चीज़ के बारे में बात करता है। रूल नंबर 11 ये कहता है कि जनाब आपने जब अपना रिटन स्टेटमेंट जमा कराना है, तो उसमें आपने अपनी जनाब एड्रेस के बारे में बताना है, ठीक है। आपने एड्रेस देना है जहाँ पे अदालत आपको नोटिस करे, समन करे। इसके अलावा वो जो एड्रेस है वो आपने अदालत की जो रजिस्टर सूट्स हैं वहाँ पे भी लिखवानी है। और इवन के इसके हवाले से कुछ सर्टेन रूल्स भी हैं। ऑर्डर नंबर 7 है, रूल नंबर 20, 23, 24, 25, ये भी जनाब यहाँ पे इस रूल के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके खिलाफ किसी शख्स ने मुकदमा दायर किया है और आप रिटन स्टेटमेंट जमा कराते हो, तो भाई आपने अपनी एड्रेस ज़रूर देनी है और सही वाली एड्रेस देनी है। उसके बाद है रूल नंबर 12। अगर आप एड्रेस नहीं लिखते अपनी, ठीक है, और तो फिर क्या होगा, तो फिर जनाब अदालत को जो बेहतर लगेगा वो कुछ एक्शन लेगी, या तो खुद से भी एक्शन ले सकेगी, या वो दूसरी पार्टी वो कहेगी सर ये देखें जी इन्होंने अपनी एड्रेस नहीं डाली। इफ़ यू डोंट प्रोवाइड योर एड्रेस टू द कोर्ट यू मे लूज योर चांस टू डिफेंड द केस एंड द कोर्ट कैन एक्ट ऑन इट्स ओन एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर पार्टी। एक तो अदालत खुद से नोटिस लेगी कि भाई तुमने अभी तक एड्रेस क्यों नहीं जमा करा है, और दूसरा ये अगली अगली पार्टी भी शिकायत लगा सकती है कि ये देखे सर जी इन्होंने अपने रिटर्न स्टेट में एड्रेस नहीं लिखी, तो भाई मतलब काम खराब हो जाएगा। उसके बाद है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 ये कहता है कि जनाब जो डिफेंडेंट है ना, वो रिटन स्टेटमेंट में हर एक चीज़ का इजाफा कर दे कि उस शख्स के बारे में ज़रूर बताए कि जो उसको रिप्रेजेंट करे। मिसाल है, आपने रिटन स्टेटमेंट जमा कराई,
तो आपने उसमें लिखना है कि यार इन केस अगर मैं मर जाता हूँ, मैं बुज़ुर्ग बंदा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मेरे बिहाफ़ पे फ़लाँ शख़्स मुझे आके रिप्रेज़ेंट करेगा, 1 नंबर। और उसका नाम भी बताएगा, एड्रेस भी बताएगा, यानी वो अपने बच्चे को, अपना बेटा है तो अपने बेटे के बारे में बताएगा, उसको एड्रेस देगा और साथ में एक और दूसरे शख़्स के बारे में बताएगा जो अदालत को जाकर इन्फ़ॉर्म करेगा कि जी फ़लाँ शख़्स जो है ना वो आके आपको भी बताएगा। वो एक बंदा भी हो सकता है, दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे भी कोई और बंदे का भी नाम लिख सकता है कि जी एक उस बंदे के बारे में बताना है जो आपको रिप्रेज़ेंट करेगा जब आप मर जाएँगे, और एक उस बंदे के बारे में बताना है जो अदालत को ये इन्फ़ॉर्म करेगा कि जनाब डिफेंडेंट की डेथ हो चुकी है, ठीक है? और अब फलाँ शख़्स जो है ना वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है जी? तो ये आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में ज़रूर लिखना है जब आप समझते हैं कि आप जनाब कि इस तरह की सिचुएशन है, आप अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। ठीक है? तो ये जो लिस्ट है आप किसी भी स्टेज के ऊपर अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर नया शख़्स आपने अपॉइंट करना है अदालत को इन्फॉर्म करने के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है और ये बात लिखी हुई है रूल नंबर 13 के अंदर। अगर डिफेंडेंट डेट्स ड्यूरिंग द केस दे मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हु विल टेक ओवर द केस फॉर देम, दिस पर्सन विल कीप देयर रोल अंटिल द केस इज फुली रिजॉल्व्ड इंक्लूडिंग एनी अपील्स। तो फिर वो शख्स ना आपकी गैर मौजूदगी में उस मुकदमे को लेके चलेगा, वो आपके बिहाफ़ पे अदालत में पेश होगा। सो दोस्तों ये था हमारा एक और वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान करके बताया कि ये जो रिटन स्टेटमेंट है, ये ऑर्डर नंबर जो 8 है, इसके जो 13 रूल हैं, ये हमें क्या बताते हैं। तो इनको ज़रूर तैयार करें। ऑर्डर नंबर 7 और 8 बहुत ईज़ी है, और एमसीक्यूज़ में इनके ऊपर 3-4 एमसीक्यूज़ तो लाज़मी आते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।